हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो चेयर फॉर्म होता है, ठीक है ना, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें ये मैटर करता है बच्चों कि कौन सा ग्रुप, बल्कि ग्रुप अगर एक्सेल पे होगा तो इस रिंग के साथ उसका रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से, और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, उसके साथ भी उसका क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि वो अगर एक्सेल पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप मौजूद है तो वो उसको फ्लिप करके इक्वेटोरियल में कर देगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इफ़ एनी बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, it destabilizes molecule due to repulsion, ठीक है। तो रिपल्शन से वो उसको क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। और तो टू get stability मॉलिक्यूल अंडरगो क्या कर लेगा बच्चों, फ्लिपिंग, है ना, बताया हम। फ्लिपिंग जब करता है तो उसमें क्या कर जाता है, जो एक्सियल बॉन्ड होता है बच्चों वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है ना। यहाँ आप देखो, ये एक्स एक्सियल पे था तो ये चला गया इक्वेटोरियल पे, और ये इक्वेटोरियल पे था तो ये चला गया एक्सियल पे। तो सपोज कर लो कि अगर ये बल्कि ग्रुप है ना, अगर ये बल्कि ग्रुप होगा तो ये क्या होगा, ये इधर भाग जाएगा। तो कई बार पूछता है कि बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सपोज कर लो ये बल्कि ग्रुप है ना, तो बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे ये क्या है, लेस स्टेबल है, तो इधर भाग जाएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अगर होगा ज़्यादा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। क्लियर बच्चों। तो जैसे मान लो अगर हमने यहीं पे ले लिया तो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये आर है, आर की जो साइज है वो बड़ा है, ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, ये है एक्सियल पे सॉरी। तो जो ग्रुप बच्चों ये एक्सियल वाले, जैसे ये हाइड्रोजन होगा, है ना, ये जो हाइड्रोजन होगा तो इसके साथ, है ना, इनका भी एक अपना साइज होता है, तो इसके साथ इसका क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या कर जाएगा, ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर भाग जाएगा, तो ये आर इधर जा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो आर जो होगा, मतलब आर अगर होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चों उल्टा है, जैसे मान लो अगर हमने ऐसे किया, ठीक है, यहाँ पर CH3 है ना, अब ये CH3 कहाँ पे, ये इक्वेटोरियल पे। अब किसी ने कहा कि इसको हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, व्हाट डू यू थिंक, अब ये लेस स्टेबल हो गया, है ना, क्योंकि CH3 बल्कि ग्रुप है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा, कि वो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहेगा। समझ में आया बच्चों। तो जैसे मान लेते हैं कि बच्चों अगर आर की वैल्यू है ना, आर की जगह अगर हम एच रखते हैं और की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए आता है, दूसरा है CH3 रखते हैं, तीसरा हम
आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखते हैं, ठीक है, और चौथा हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रखते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A है, इसका B है, इसका C है और इसका D है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे R बचे है ना, तो अब ये फ्लिपिंग करेगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इस R की जगह या इस R की जगह अगर ये हाइड्रोजन हो तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, R की जगह अगर मिथाइल हो तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कुल मिला के देख सकते हो बच्चों, बल्कि ग्रुप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। साइज ऑफ बल्कि ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ बल्कि ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। हेलो हेलो हैं? अच्छा सर, अभी 1 घंटे बाद करें, मैं कुछ वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। हाँ, मैं 9:15 बजे कॉल करूँगा आपको, ठीक है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे बच्चों वही हम कह रहे हैं कि अगर R जितना बड़ा ग्रुप होगा तो ये किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इसलिए इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा टेंडेंसी D में होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा D का आएगा, फिर C का आएगा, फिर B का आएगा, फिर A का आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही कोशिश करनी होती है बच्चों कि जो बल्कि ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो इक्वेटोरियल पे होना चाहेगा। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि इसका आपको बनाना है बच्चों, ठीक है, स्टेबल कन्फॉर्मर, ठीक है। तो इसका अगर हम स्टेबल कन्फॉर्मर, अब जैसे मान लो अब हम ये सोचें कि जो OH ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है, अगर हम यहाँ और यहाँ पे करते हैं बच्चों तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ रखते हैं तो ये बल्कि ग्रुप तो है, ये थोड़ा बड़ा तो है, मगर इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH, ठीक है ना, एट 1,3 पोजीशन, ठीक है, OH एट 1,3 पोजीशन, ठीक है, आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन। तो अगर बच्चों इसको फ्लिप करा दोगे, है ना, जैसे मान लो आप इसको फ्लिप करा दिए, ठीक है, तो अब इस वाले में क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये था तो ये इसके OH के साथ ये क्या बना लेगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ऐसे। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट मोर स्टेबल है। उसी प्रकार एक और है बच्चों कि जैसे अगर 1,4 पोजीशन पे है ना, तो व्हेन 2 OH आर प्रेजेंट एट 1,4 पोजीशन, ठीक है, तो ट्विस्ट बोट कन्फिगरेशन है ना, ट्विस्ट बोट कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल देन चेयर, ठीक है। तो वैसे तो बच्चों यूजुअली चेयर ज़्यादा स्टेबल है,
बट इस केस में क्या हो जाएगा, जो ट्विस्ट बोट होगा अगर 1-4 कंडीशन में है, ठीक है ना, तो इसका जो ट्विस्ट बोट है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। सेम रीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास पास आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी सेम रीजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ट्विस्ट बोट में, ठीक है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। तो यूजुअली बल्की ग्रुप जहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है बच्चों, बस वहाँ पे आपको सावधान रहना है, ठीक है। तो IIT एडवांस के लिए ये सब थोड़ा सा कंसेप्ट आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन होता है, उसको हम चेयर फॉर्म में कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, जैसे सपोज कर लो ये ट्रांस है, ठीक है। ये ट्रांस कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, है ना। ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल, ये क्या नाम होगा, ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखोगे, जैसे पहला पॉइंट ये है कि बल्की ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, पहली चीज़। तो ये पहला पॉइंट है ना। दूसरा इसमें ध्यान रखो बच्चों कि अगर ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स कहाँ पे है, अपर अपर या लोअर लोअर, तो वो क्या बनाता है बच्चों, वो सिस बनाएगा, क्या बनाएगा, सिस। और अगर ग्रुप्स क्या है, अपर या लोअर पे है, या लोअर या मतलब, है ना, समझ गए, तो वो क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा। अब देखो ये लोअर अपर लोअर क्या है, देखो जैसे जैसे मान लो अगर हमने ऐसे बनाया, ठीक है, तो आपने जैसे मान लो कि ये अपर बनाया, ठीक है, ऐसे, और ये इसका ये है, ठीक है बच्चों। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये वाला अपर बॉन्ड है, ये लोअर बॉन्ड है ना। इस कार्बन को कंसीडर करो। उसी तरह इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन वाला ये वाला जो बॉन्ड है वो अपर है और ये वाला बॉन्ड लोअर है, समझ गए। रिंग के रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। तो ये लोअर बॉन्ड है और ये अपर बॉन्ड है, ये लोअर है। तो इसमें हम यही कह रहे हैं बच्चों कि जैसे अगर अप आया है ना यहाँ, और यहाँ पे अगर ग्रुप रखोगे, जैसे यहाँ पे ये अप क्या है, एक्सियल है, और यहाँ पे अप क्या है, इक्वेटोरियल है। तो अगर ये एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, ठीक है, इसलिए बच्चों हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने अप बोला। तो जैसे ये अप है और ये अप है, यहाँ रखोगे तो ये सिस बनेगा। उसी प्रकार अगर ये लो है और ये लो है तो यहाँ पे रखोगे तब भी ये सिस बनेगा। ट्रांस कब बनेगा, जब ये अप पे होगा और ये क्या होगा, ये लो पे होगा, या फिर ये लो पे होगा और ये अप पे होगा, तब वो ट्रांस बनेगा। वही आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो जैसे समझ गए, जैसे मान लो अगर हमने इसको ऐसे बना लिया, यहाँ पे हमने CH3 लिखा, इधर है H लिखा, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने CH3 लिखा, इधर H लिखा। अब देख लो, तो ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये कहाँ पे है, ये अपर पे है, और ये वाला बॉन्ड लोअर पे है। तो मतलब ये क्या है, ये ट्रांस है। ये क्या है बच्चों, ट्रांस है। अब ध्यान से देखो, ये अगर ये ट्रांस है तो क्या ये स्टेबल है, क्या नहीं, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है और ये एक्सियल पे मौजूद है, तो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या कर जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा, तुरंत भाग जाएगा फॉरवर्ड में, ठीक है। ये तुरंत भाग जाएगा फॉरवर्ड में, ऐसे। तो अब इसमें क्या होगा कि ये देखो, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे,
और यहाँ पे मान लो ये क्या है, H है और ये H है। अब इसको गौर करो तो ये वाला बॉन्ड क्या है बच्चों, ये लोअर है, और ये वाला बॉन्ड क्या है, अपर है। ये भी तो ट्रांस है, ट्रांस ये भी है, ये भी ट्रांस है। कैसे ट्रांस है, क्योंकि एक अपर और ये लोअर है, ठीक है, और इसमें क्या है, लोअर और अपर है, तो दोनों ट्रांस है। बट ये रिएक्शन जो होगा, ये जो फ्लिपिंग करके फॉरवर्ड में चला जाएगा, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बच्चों क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो कन्फर्मेशन जो है कि ये भी ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हमने आपको क्या बताया कि अगर एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप होता है तो वो रिपल्शन करता है, और इस वजह से वो चाहेगा कि बल्की ग्रुप कहाँ पे चला जाए बच्चों, इक्वेटोरियल पे चला जाए, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे इक्वेटोरियल पे चले गए, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये स्टेबल हो गया। जबकि पहले वाले में दोनों क्या है, एक्सियल पे थे, ठीक है, समझ गए। अब अगर इसी का अगर हमें सिस बनाना है, जैसे मान लो ये रहता, ठीक है, इसका आपको सिस बनाना होता है, ठीक है, ठीक है, ये इसका आपको क्या बनाना होता है, सिस बनाना होता है, ठीक है। तो ये है सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अभी जो हमें बताया बच्चों कि अब सोचोगे कि हम सिस कैसे बनाएं, तो यही ध्यान रखोगे कि ग्रुप्स को कहाँ कहाँ रखना है। जैसे मान लो ऐसे ही सोच लो, मान लो यहाँ पे हमने H रख दिया है ना, यहाँ भी H, यहाँ पे CH3, तो ये देखो ये अपर है, ये लोअर है, ये तो ट्रांस हो गया, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा। तो अब हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, है ना, यहाँ पे H कर देंगे, यहाँ CH3 कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अपर है ना, और देखो ये अप, ये लो, ये अप, तो दोनों क्या हो गया, अप हो गए ना, तो अप हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सिस हो गया। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखोगे तो एक जो CH3 है ये तो एक्सियल पे है, बट ये इक्वेटोरियल पे है, तो ये तो स्टेबिलिटी के लिए ठीक है, बट ये स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, ये तो रिपल्शन कर रहा होगा। तो क्या ऐसा संभव है बच्चों कि हम इसको फ्लिपिंग करा दें? तो अगर बच्चों इसको हम फ्लिपिंग भी करा देंगे तो क्या होगा, जो एक्सियल होता है इक्वेटोरियल में आएगा, तो जो ऊपर वाला है वो तो यहाँ चला गया, ठीक है, ऐसे आ गया, और जो नीचे वाला है वो ऐसे आ जाएगा। क्योंकि जब फ्लिपिंग होता है तो क्या हो जाता है, एक्सियल इक्वेटोरियल में भाग जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल में भाग जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें ये नुकसान कर रहा है, ये फ़ायदा कर रहा है, इसमें ये फ़ायदा कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अमाउंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों इक्वली स्टेबल होगा, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1 होगा, ठीक है, दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो यही बात आपको थोड़ी सी समझनी है कि आपको हमेशा देखना है कि बड़ा से बड़ा ग्रुप वो एक्सियल पे नहीं हो, इक्वेटोरियल पे हो, बट प्रोवाइडेड वो सिस और ट्रांस भी मैटर करे। तो सिस और ट्रांस आपको देखना है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस, अब देखो ऐसे भी तुम समझ सकते हो बच्चों, ट्रांस वाले जो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ट्रांस का एक ऐसा कन्फर्मर बता सकते हो जहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ जाते हैं। बट सिस में क्या होगा, एक इक्वेटोरियल पे आएगा बट एक कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। इसी वजह से बच्चों क्या होता है, सिस जो होता है वो लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों ये दिया हुआ है ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक्सियल पे लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे लगाया है, ठीक है। इस वाले में आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगाया है, इसको एक्सियल पे लगाया है, ठीक है। इस वाले में आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगाया है, ठीक है, इसको भी हमने इक्वेटोरियल पे लगाया है, क्लियर। और इस वाले में आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस पे लगाया है और इसको भी हम इस पे लगाए हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल कौन है बच्चों, तो ध्यान से देखोगे ये बल्की ग्रुप
अच्छा हमने ये तो सेम बना दिया ना, ऐसे, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे देखोगे इस केस में बल्कि ग्रुप एक्सेल पे है, इस ये भी एक्सेल पे है, ये तो बहुत ही ख़राब है, दोनों बल्कि ग्रुप एक्सेल पे हैं। इसमें ये वाला बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक्सेल, इसमें ये दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल, तो मोस्ट स्टेबल जो होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखोगे तो आप कंपेयर करना बच्चों, इसमें दोनों इक्वेटोरियल एक्सेल पे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं, इसमें एक एक्सेल पे है, बट इसमें बल्कि ग्रुप जो है वो क्या है बच्चों, वो इक्वेटोरियल पे, तो ये तो अच्छी बात है ना, जो बड़ा वाला ग्रुप है, जो ज़्यादा बड़ा है वो इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो समझ गए, तो इसका मतलब उसके बाद किसका नंबर आना है, सी के बाद बी का नंबर आना है, उसके बाद डी का ही नंबर आएगा, ठीक है बच्चों, उसके बाद डी, लास्ट में क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ठीक है, और ये एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल। तो बल्कि ग्रुप जो होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो आपसे कहा कि राइट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ सिस, ठीक है ना, ये बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल है ना, ये 1,4 है, ये क्या है, मिथाइल है। अब हमारी कोशिश क्या होगी बच्चों कि सिस बनाना है, तो 1 और 4 पे है पहली बात, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल को कहाँ रखना पड़ेगा, टर्शरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल पे ही रखना पड़ेगा, ये पक्का है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हम इसको भी इक्वेटोरियल पे रख दें, तो अब देखो क्या ये सिस बन रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला, ये जो है ये अपर है, ये लोअर है ना, और यहाँ पर ये अपर है, ये लोअर है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये अपर पे है और ये लोअर पे है, समझ गए, तब तो ये ट्रांस हो गया ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सिस चाहिए, ठीक है बच्चों, ये ट्रांस है, ये क्या बच्चों, ट्रांस है। तो सिस बनाना है तो हमें CH3 को नीचे करें, इक्वेटोरियल एक्सेल पे करें कि टर्शरी ब्यूटाइल को, टर्शरी ब्यूटाइल को तो वही रहने देना होगा क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल बहुत बड़ा ग्रुप है। तो सिस बनाना है तो आप इसका सिस बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये अब क्या होगा, H हो गया, ठीक है, ये H हो गया और ये टर्शरी ब्यूटाइल। तो आप देख लो कि ये क्या है, ये लोअर बॉन्ड पे है और ये भी लोअर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लो आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो सिस हो गया। तो ये क्या है, है ना, बल्कियर ग्रुप जो ज़्यादा बल्कि है, बल्कियर ग्रुप मस्ट बी एट, ठीक है, क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन एज पॉसिबल एज, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है ना, यू कैन डू दिस, बस ये ध्यान रखेंगे, अपर लोअर बल्कि ग्रुप है ना। तो जैसा भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप उसके लिए बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों कन्फर्मेशन जो है वो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक्चुअली में बच्चों क्या होता है ना, ये जो टॉपिक है इसमें आपको ये पढ़ना होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है ना, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव बेसिकली क्या होता है, वो सारे कंपाउंड जो लाइट यानी कि जो एक प्लेन पोलराइज लाइट होता है, ठीक है ना, उसको वो रोटेट कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, दोज compounds are optically active which can rotate plane polarized light, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वो कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसे दो कंपाउंड, अब मैं क्या है आगे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे दो कंपाउंड, ठीक है, जिनका क्या हो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और दोनों, है ना, दोनों में से कोई एक में से कोई एक क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिव का जो भी आइसोमर होगा उसे ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। बस ये ध्यान रखो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के आइसोमर को क्या बोलेंगे, को ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो जो ऑर्डिनरी सोर्स होता है ना, जो लाइट है, जो भी लाइट है, जैसे बल्ब का है, लैंप का है, कैंडल का है, कोई भी लाइट होता है, तो उस लाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में जो लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑस्किलेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट वेव, ठीक है, ऑस्किलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। जो लाइट वेव होता है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करता है, ऑस्किलेट करता है, रोटेट करता है। एक निकोल प्रिज्म होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म, ठीक है, जिसको पोलराइजर कहते हैं, पोलराइजर। वो क्या करता है कि सभी वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देता है और केवल एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ करता है, मतलब फिल्टर कर देगा, कहेगा कि जो ऊपर नीचे या कोई भी डायरेक्शन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, बाकी लोग जा नहीं सकते, तो उसको वो फिल्टर कर लेता है, ठीक है, समझ गए। तो एक तरह से इसके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि इस ऑप्टिकल जो लाइट है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन जो है वो
लिमिटेड हो गया सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अब लाइट क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि ये क्या करता है, ऑस्किलेट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट से को अगर हम किसी कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी कंपाउंड है ना, कंपाउंड के सोल्यूशन से या उसके गैसियस स्टेट से, ये सोल्यूशन हो सकता है या गैसियस स्टेट में हो सकता है, अगर पास करें, है ना, इसको क्या कर दे, अगर पास करें, और अगर हम इसमें दो केस होगा, एक केस में क्या होगा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है ये ऐसे हो जाएगा, और दूसरे में क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो केस फर्स्ट है ना, अगर ये ऐसा हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ और बी में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो ए में अगर, है ना, ए में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हुआ है, तो डिफ्लेक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब कंपाउंड जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर बच्चों डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, बी केस में नॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टेड, तब यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो अगर वो डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो थीटा में कोई ना कोई, है ना, ये एंगल है, ये आप थीटा इसको मान सकते हैं कि कोई ना कोई एंगल से अगर वो डिफ्लेक्ट होता है तो, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड, है ना, अगर वो रोटेट कर पाता है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर वो रोटेट नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें जैसे होता है कि अगर थीटा जो होता है वो अगर पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर थीटा नेगेटिव होता है ना, या राइट में अगर उसको करता है, राइट टर्न होता है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट रोटेशन होता है ना, राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। और तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लीवो रोटेटरी भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? तो अब हमको बच्चों देखना होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होती। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, है ना, डेक्स्ट्रो पढ़ लिया, लीवो पढ़ लिया। ठीक है, तो इस पे हम लोग बच्चों फिर से वापस आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसमें होता है कि बच्चों एनी मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव if it does not have plane of symmetry, center of symmetry, and alternating axis of
तो इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जो सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं, मतलब वो सिमेट्रिकल ना हो, कुल मिला करके मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें ही होता है कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए। कौन एसिमेट्रिक होगा? जिसमें POS एब्सेंट, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप कहोगे सर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो अपने आप नहीं होता है अगर POS COS अगर नहीं होता है तो 99.99% केसेस में। तो हमें हमारे सिलेबस में केवल देखना होता है बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और न ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तब वो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है, और हम बोलेंगे कि वो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। एसिमेट्रिक का मतलब है कि वो सिमेट्रिकल ना हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एसिमेट्रिक का मतलब जो सिमेट्रिकल ना हो, है ना, जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, जो दो इक्वल हाफ में, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड न किया जा सके, ठीक है। सिंपल सी बात हो चुकी है ना, कि जो बराबर हिस्सों में काटा ना जा सके, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड न किया सके। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ऐसा कोई प्लेन जिसके अबाउट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइड टू टू हाफ। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, या उसको पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, कि सेंटर के अबाउट, है ना, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, ठीक है ना, या ग्रुप्स मौजूद ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये भी बोलते हैं कि कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना, ये भी बोलते हैं बच्चों कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज कायरल, है ना। सेम कायरल का मतलब होता है, कायरल मतलब होता है हैंडेडनेस होता है, हैंडेडनेस मतलब जो हैंड में प्रॉपर्टी, मतलब हैंड एक ऑब्जेक्ट है, आपका हाथ एक ऑब्जेक्ट है, तो उस हाथ को आप दो हाथ का, जैसे आप मान लो आपने अपने हैंड का एक, है ना, मिट्टी का हैंड बनाया, ठीक है ना, जैसे मूर्तिकार बनाते हैं, मिट्टी का हैंड आपने बना लिया, तो उस मिट्टी का हैंड को आप दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है, तो राइट हैंड के जैसा लेफ्ट हैंड दिखता है, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। तो राइट हैंड भी एक कायरल ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड भी एक कायरल ऑब्जेक्ट है ना। तो कायरल मतलब हैंडेडनेस, है ना, कि विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। द प्रॉपर्टी फाउंड इन हैंड, ठीक है। तो जो हैंड में प्रॉपर्टी पाई जाती है बच्चों, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कायरल ऑब्जेक्ट मतलब जो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक का मतलब जो सिमेट्रिकल ना हो, कायरल का मतलब जो सिमेट्रिकल ना हो, कायरल का मतलब जो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, समझ में आया? तो जो आइडेंटिकल हाफ में दो हिस्सों में बराबर बराबर नहीं काटा जा सकता है, ठीक है, जो सिमेट्रिकल नहीं है, उसको हम लोग कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल कायरल है, उस कायरल का मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है। कौन सी सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो उसे हम कायरल कहेंगे, या उसको हम एसिमेट्रिक कहेंगे। अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसी में आता है बच्चों, एक होता है कायरल मॉलिक्यूल, है ना, एक होता है कायरल कार्बन, और एक होता है बच्चों कायरल सेंटर। इनका मीनिंग जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिंपल सी बात है। कायरल कार्बन का मतलब है कि sp3 कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है,
तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, कायरल कार्बन। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर का मतलब sp3 एटम हम बोल देंगे, ठीक है, जिससे क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। तो कायरल कार्बन भी कायरल सेंटर है ना। कायरल कार्बन ही केवल कायरल सेंटर नहीं होगा, उसके अलावा भी दूसरे भी सेंटर हो सकते हैं ना, जैसे सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। तो कार्बन अगर कायरल है, मतलब sp3 कार्बन है, 4 ग्रुप लगा है तो कायरल कार्बन कहेंगे। sp3 सल्फर है, 4 डिफरेंट ग्रुप है तो कायरल सल्फर कहेंगे या कायरल सेंटर कह देंगे। तो सेंटर एक जनरल हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हम लोग कार्बन की बात करते हैं, लेकिन कार्बन के अलावा भी कोई एटम वहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप जनरल एटम की बात करोगे तो उसको कायरल सेंटर कहोगे, और अगर कार्बन अगर है तो उसको क्या कहोगे, कायरल कार्बन, ठीक है। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी सिमेट्री नहीं हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों सिमेट्री वहाँ पे एब्सेंट होता है तो वो क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होगा। अगर मॉलिक्यूल कायरल होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए बच्चों उसमें कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पहली बात, मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, कायरल होने के लिए, कायरल होने के लिए, है ना, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको हिंदी में लिख के एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। कायरल कार्बन हो या ना हो, वो मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। एक और बात, अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, सिर्फ एक कायरल कार्बन हो, ठीक है, सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा बच्चों, कायरल होगा। मॉलिक्यूल भी क्या होगा, कायरल होगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक कायरल है, सिर्फ एक कायरल है, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, है ना, और नहीं भी। अगर उसमें एक कायरल कार्बन है तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, कायरल कार्बन नहीं है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। कायरल कार्बन का होना इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को अब हम आगे रियलाइज़ करेंगे, देखेंगे कि जो मैंने लिखा है उसमें क्या, ठीक है। तो आगे, है ना, बताने में चीज़ें भूल जाती हैं, इसलिए मैंने पहले इसको नोट कर दिया है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कायरल कार्बन अगर एक होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा, एक से ज़्यादा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन नहीं है तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो कायरल कार्बन का होना, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी कंडीशन नहीं है। ज़रूरी कंडीशन क्या है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी, है ना, कंडीशन है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों सीधे हम लोग कायरल कार्बन पे, ठीक है। तो कायरल कार्बन,
कायरल कार्बन का मतलब होता है कि sp3 होना चाहिए, पहले तो हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, दूसरा 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप। 4 डिफरेंट ग्रुप में भी लोन पेयर भी ग्रुप ट्रीट किया जाएगा, भी ग्रुप ट्रीट किया जाता है। एक एटम का आइसोटोप है ना, एक एलिमेंट का आइसोटोप भी डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा, आइसोटोप भी डिफरेंट ग्रुप ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर को भी एक ग्रुप आप ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, आइसोटोप को भी आप ग्रुप, है ना। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि C, यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे D लगा दिए, यहाँ पे T लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है। कायरल कार्बन है बच्चों, कैसे बता, इसका हाइड्रोजन sp3 है और H, D, T और CH3, ये चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें यही कंडीशन है बच्चों कि चारों ग्रुप जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए ना, चाहे वो लोन पेयर ही क्यों ना हो। तो अगर ये चीज़ें जो हैं वो कार्बन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, ठीक बच्चों। तो जैसे अगर हम सल्फ़र ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने सल्फ़र ले लिया, यहाँ पे O ले लिया, ठीक है, यहाँ भी O ले लिया, इधर हमने CH3 ले लिया, इधर हमने OCH3 ले लिया और यहाँ पे बच्चों O18 कर दिया। तो ज़रा सल्फ़र का हाइब्रिडेशन निकालो। तो बच्चों क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो सल्फर के पास देखो सिग्मा कितने हैं, 4 है, लोन पेयर क्या है, 0 है, मिला के कितना आएगा, 4 आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3, ठीक है। तो sp3 है और चारों क्या है, डिफरेंट।
अब जैसे कहा बच्चों यहाँ पे CH3 है, इधर C2H5 है, क्या ये कायरल होगा? तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो sp3 तो है ना, इसलिए नॉट कायरल। तो कायरल होने के लिए हाइब्रिडेशन का sp3 होना जरूरी है, मतलब 4 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है, देखो बच्चों ना, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया है ना, इसी ईथर को प्रोटोनेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है ना, उसके बाद हाइड्रोजन है, मिथाइल है और इथाइल है, ये 4 ग्रुप हो गए है ना। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे N है, ऐसे ठीक है। तो देख सकते हो कि इस नाइट्रोजन से 4 ग्रुप लगे बच्चों है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सब अलग अलग है ना, नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 4, इसलिए क्या होगा, कायरल नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें बच्चों ये जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, याद है क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे sp2 नहीं हो सकता, तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसे होगा, CH3CO, यहाँ पे NH है और इधर क्या है, CH3 है, ठीक है। तो इसमें अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा है ना, ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा, तो ये कायरल नहीं होगा, ये sp2 बन जाएगा। जहाँ पे बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है, ये NH+O। तो इसका हाइब्रिडेशन बोलोगे, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे sp2 ना कि sp3, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो कायरल नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। 4 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है बच्चों, जैसे मान लो फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस से लगा दो, R2 लगा दो, R1 लगा दो, ठीक है। यहाँ भी 4 डिफरेंट है, sp3 कार्बन है, सॉरी फॉस्फोरस है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कायरल होगा, ठीक है। सल्फर है, जैसे SO है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ भी देखो है? तो सिग्मा यहाँ पे 3 है, लोन पेयर क्या है, 1 है, मिला के क्या होगा, sp3, और इसलिए क्या होगा, कायरल सल्फर, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये है, यहाँ पे कार्बन है, माइनस चार्ज है, इधर है H है, इधर है Br, इधर है CH3। तो यहाँ भी देखो बच्चों, यहाँ भी सिग्मा जो है वो 3 है, लोन पेयर माइनस चार्ज, लोन पेयर 1 है, ठीक है, sp3 है, तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन है, इससे अलग अलग है, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ठीक है, ये भी क्या होगा, कायरल नाइट्रोजन, ठीक है। तो कायरल का मतलब है कि हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बच्चों, sp3 होना चाहिए, 4 अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, लोन पेयर को भी हम एक नया ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कायरल। कार्बन है तो कार्बन बोलेंगे, अगर बाकी है तो कायरल सेंटर या कायरल एटम बोलेंगे बच्चों।
ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अच्छा, जैसे बच्चों अगर कोई रिंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे CH3, तो क्या किसी ने कहा कि क्या इसमें कायरल कार्बन है, तो आप क्या सोचोगे बच्चों, जैसे ये मान लो, ये G1 मान लो, ये G2 मान लो, तो G1 और G2 में कोई डिफरेंस है क्या? देखो यहाँ से चलो तो यहाँ से क्या मिला, CH2 मिला, यहाँ पे यहाँ भी CH2 मिला, इधर गए यहाँ भी CH2 मिला, यहाँ भी CH2 मिला, यहाँ गए तो दोनों सेम। तो मतलब आप इधर से जाते हो, इधर से जाते हो, तो आइडेंटिकल पोजीशन पे आइडेंटिकल ग्रुप मिलता है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, सेम। या फिर इसी जगह से इसको क्या कर दो बच्चों, काट दो। अगर लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा बराबर कट गया, इसका मतलब दोनों ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो G1 है और ये क्या है, G2 है, यहाँ से जस्ट इसको डिवाइड कर दो, तो इफ़ यहाँ पे क्या आ गया, G1 इज इक्वल टू G2। ठीक है, यहाँ पे G1, इसलिए यहाँ पे नो कायरल। बट अगर इसी को बच्चों यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर दें, अब देखो, अब ये वाला कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये G1 है और ये G2 है, G1 इज़ नॉट इक्वल टू G2, ये मतलब बच्चों। तो अगर रिंग होगा तो रिंग का दोनों चक्कर देख लोगे, ठीक है, वहीं से काट देना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिए, यहाँ पे ये CH3 है, अब देखो ये कायरल हो गया। जैसे मान लो बच्चों अगर रिंग है तो यहाँ पे ये कार्बन, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन लगा ना, तो यहाँ पे दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो 2 ग्रुप सेम हो गए तब तो सोचना ही नहीं, समझ गए ना। और अगर हम यहीं पे Cl लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम Br लगा देते हैं, तो आप देखोगे तो ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, है ना। इसमें देखोगे यहाँ पे Cl है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे Br है तो एक हाइड्रोजन होगा। तो पहले अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, एक ग्रुप ये हुआ, दूसरा ग्रुप ये हुआ, तीसरा ये G1 है और ये G2 है। क्या G1 G2 सेम है? नहीं है, G1 इज़ नॉट इक्वल टू G2, तो ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ देखोगे तो एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये इसको काटो तो ये G1 है, ये G2 है, क्या ये दोनों सेम है ना इसके, तो G1 इज़ नॉट इक्वल टू G2, इस वजह से ये क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये भी कायरल होगा। ठीक है, तो कायरल एटम होने के लिए आपको क्या देखना है कि 4 ग्रुप होने चाहिए और वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, पहली कंडीशन है sp3। ठीक है, अब जैसे रिंग में और भी, जैसे मान लो कई सारे रिंग हो सकता है, ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, अब किसी ने पूछा बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे बच्चों तभी समझ में आएगा। तो देखो, एक तो ये कायरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक H लगेगा, एक OH लगेगा, और यहाँ से इसको कट करोगे निश्चित रूप से बराबर नहीं कटेगा। अच्छा, जो यहाँ से देखोगे H, ये देखो ये G1 है, ये G2 है और ये G3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे OH है, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक OH लगा है, एक H लगा है। ठीक है, ये G1 है और ये G2 है ना। तो G1 G2 क्या सेम है? क्या सेम है? नहीं है। ठीक है, तो ये कायरल हो गया। सेम बच्चों यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन लगा है, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है। व्हाट डू यू थिंक, क्या G1 G2 इक्वल है? नहीं है। क्या G2 G3 इक्वल है? नहीं है। ये भी कायरल हो जाएगा बच्चों। सेम यहाँ देखो, एक यहाँ पे H होगा, ये G1 होगा, ये G2 होगा, ये G3 होगा, सेम। तो G2 है ना, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ जाओ इधर 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 इधर, यहाँ पे OH मिलेगा, यहाँ जाओगे यहीं पे OH मिल जाएगा, इधर जाओगे इधर इधर इधर, ऐसे जाओगे, है ना, समझ गए। जैसे यहाँ से गए 1 2 3 4, चौथे पे OH मिला। ठीक है, इधर से जाओगे, है ना, तो 1 2 दूसरे पे OH मिल गया, तो निश्चित रूप से ये वाला रास्ता ये वाला रास्ता अलग है। तो अगर ये G1 है, ये G2 है, तो G1 G2 अलग है। मान लो ये G3 है, तो इधर जाओगे 1, है ना, 1 2 सब CH2 मिल रहा है ना, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तो इसके जैसा कहाँ है। इस वजह से बच्चों यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 कायरल कार्बन, 1 2 एंड 3, 3 कायरल कार्बन है। ठीक है बच्चों, तो कायरल कार्बन ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बहुत आएगा। ठीक है ना, तो कायरल एटम, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर का मतलब ये है। ठीक है बच्चों,
तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप देख लेना बच्चों, है ना, कि लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। लोन पेयर को भी एक ग्रुप ट्रीट करते हैं, अगर लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया तब वो ख़त्म हो गया, तो हाइब्रिडेशन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही है, आप इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको और मज़ा